करोड़पति बनने का प्रूवन एथिकल फॉर्मूला दे रहा हूँ। बस मेरे को यही चाहिए। एक बहुत फेमस आदमी था, लेट्स अज्यूम एमबीए कॉफी वाला, आप समझ गए। अभी उसने इतने इमोशंस खड़े किए कि कॉलेज वाले बच्चों को लगा मैं रातों रात लखपति बन जाऊंगा। सबने आंख बंद करके 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख फ्रेंचाइजी दी। आज एमबीए कॉफी वाला या जो भी है वो गायब हो गया। आई वॉन्ट टू आस्क कि जैसे इफ अ पर्सन इज लाइक सर्विस क्लास है या बिजनेस क्लास है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्टॉक्स एनालाइज करे। व्हाट यू सजेस्ट कि वो लगा रहे उसमें या एसआईपी में इन्वेस्ट करके फ्री हो जाए? बिजनेस नहीं चल रहे, जीडीपी ग्रोथ जो गवर्नमेंट डेटा दे रहा है उसमें डाउनफॉल है। यस, इन्फ्लेशन हाई है, यूएसए में आ रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, टैरिफ, कुछ भी गुंडागिरी कर सकता है, फॉरेन के पैसे निकल रहे। अब इंडिया में क्या हुआ, तो करोड़पति बनना है तो 4 पीस को ढूंढो, तो गारंटेड कुछ दिनों में आप करोड़पति बन जाएंगे। डीप टॉक्स, बातें गहराइयों की, बातें पैसों की। दोस्तों, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा विशेष गेस्ट बुलाया जाए जिसको कि बिजनेस की भी पूरी समझ हो और समझ हो बाज़ार की, क्योंकि बिजनेस और बाज़ार दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिजनेस वो है जो आम तौर पे कोई दुकान व्यापार या ये होता है। बाज़ार वो है जिसको कि हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। और ये एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन कि एक आदमी जो बाज़ार से भी जुड़ा हुआ है और जो बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है। बिजनेस कोच हैं आज के हमारे गेस्ट, लेकिन बाज़ार की पूरी जानकारी के साथ बिजनेस सिखाते हैं। बाज़ार में पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन है और पैसा कैसे खींचा जाता है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एक सिंपल सा आइडिया हमारी लाइफ बदल देता है। आज जो गेस्ट हैं वो मुझे मिले और उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात कही जो अभी हम इस पॉडकास्ट के दौरान आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक सिंपल सा आइडिया मेरी लाइफ बदलने के लिए काफ़ी है। हम सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन कितना मज़ा आए कि मज़े मज़े में पैसा आ जाए तो और भी बढ़िया हो जाए। आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत विशेष हैं और उनका नाम भी ऐसे ही कुछ है। तो दोस्तों, वेलकम करते हैं मुंबई से खास आप लोगों के लिए आए बशेश गाला जी का, जो कि एक बिजनेस कोच हैं और आईपीओ के बारे में आज आप लोगों को ये ऐसी इंसाइट देने वाले हैं कि पैसा भर भर के आएगा। वेलकम बशेश, कैसे हैं आप? ऑल गुड, थैंक यू सर। वेलकम आशीष जी, कैसा लग रहा है आपको? वेलकम, इट्स माय प्लेजर एंड प्रिविलेज भाभी जी। आशीष जी, जैसे आप एक बिजनेस कोच हैं, जी। तो आपके अपने क्या क्या बिजनेसेस हैं जो कि आप रन करते हैं, और उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? जी। और आपका उसमें मेजरली सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, और सबसे ज़्यादा मतलब जिसमें प्रॉफिट कम होता है वो कौन सा है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यूजुअली आजकल यूट्यूब पे ज्ञान देना रिलेटिवली इजी है, एग्जैक्टली। बट खुद बिजनेस करना और फिर ज्ञान देना टफ है। तो मेरा फैमिली बिजनेस है बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का। मेरे फादर और ग्रैंडफादर ने साउथ बॉम्बे में 65 रिटेल शॉप्स खोले, ज़ीरो से। इंडिपेंडेंस में वो कच्छ से मेरे दादाजी नंगे पाँव आए। उन्होंने और मेरे फादर जब 16 साल की उम्र में थे बिजनेस ज्वाइन किया, 65 रिटेल शॉप्स खोले। मेरे इन लॉज, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड बैंक एंड रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन एशिया। तो इन लॉज बिल्डर्स है। ये फैमिली बिजनेस को मैं मैनेज करता हूँ। मैंने खुद ने लास्ट 10 साल में खुद ₹0 0 फंडिंग से 5 बिजनेसेस चालू किए। ₹0 एंड जीरो फंडिंग? ₹0 0 फंडिंग, खुद के दम पे। पहला बिजनेस है ट्रेनिंग कोचिंग, जहाँ पे हम एमएसएमई को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, और वो सर्विस बिजनेस हो गया। सेकंड बिजनेस जो हमारा कोर स्पेशलिटी है, एक्सपांशन। आपको शो फ्रेंचाइजी खोलना है, आपको आईपीओ लॉन्च करना है, आपको वैल्यूएशन चाहिए, आपको लोन चाहिए, हमारा पूरा टीम नेटवर्क इन्वेस्टर ग्रुप है जो वर्ल्ड वाइड आपको गाइड करता है। तो वो है हमारा कुबेर कंपनी नाम का। जैसे कुबेर हमारे एक देवता है पैसे के। थर्ड मेरे रिटेल चेन स्टोर्स है जो मैंने खुद ने स्टडी करके सेट किए, कि ज्ञान नहीं दे रहा, हम एज अ रिटेलर हमने बिजनेस सेट किया है, वो आयुर्वेदा का है। सो आई हैव 25 डॉक्टर्स वर्किंग अंडर अस, 12 पंचकर्मा थेरेपिस्ट है, 800 ब्रांड्स ऑफ मेडिसिन है, और एवरी सिंगल डे मोर देन 500 पीपल कम, दे डू ट्रीटमेंट्स विद आर डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स इन मुंबई। मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। तो एज अ मैन्युफैक्चरर मैंने एक फैक्ट्री बिठाया हुआ है कि कैसे हम आयुर्वेदिक प्रोडक्शन हम निकाले, शैम्पू, हर्बल शैम्पू निकाले। एंड लास्ट में मेरा एक एनजीओ भी है जहाँ पे हम एजुकेशन और जीव दया में सपोर्ट करते हैं। तो आपका आयुर्वेदिक जो ब्रांड है वो किस किस नाम से है? आरिफ आयु
और ये संस्कृत नाम है विच मीन्स किंग ऑफ लाइफ, कि अगर आपको लाइफ एक किंग की जैसे जीना है तो हमारे संस्कृति में, संस्कार में बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स है, उसे अपनाए तो यू लिव एज अ किंग। तो आप इतना कैसे मैनेज करते हैं? जो हम सिखाते हैं वही इम्प्लीमेंट करते हैं। मैजिकल फॉर्मूला है 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन। लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए कि आप खुद डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, आप खुद स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेकेंड है स्ट्रैटेजी, कि आप कंपटीशन को कैसे बीट कर सको। हर जगह कंपटीशन है, ऐसा कौन सा भी बिजनेस नहीं है दीपक जी जो बोले कि हाँ मैं मोनोपोली हूँ। अनलेस आप अंबानीज अडानीज हो तो ठीक है, और उनको भी बहुत मेहनत करके आना पड़ा। यस। फिर सबसे बड़ा स्टेप जो इंडियन बिजनेस और साधारण लोग भूल जाते हैं वो है सिस्टम। मैं दिन का सिर्फ 4 घंटा काम करता हूँ, फैमिली बिजनेस और ये 5 बिजनेस को सिर्फ 4 घंटे में कंट्रोल कर दो। ओके। हाँ, और वो भी प्योर डेटा ड्रिवन। तो सिस्टम्स होने चाहिए। एंड लास्ट, सेल्स करने को आना चाहिए। आप इतना अच्छा सिस्टम बिठा दो कि लीड्स आए, सेल्स हो, प्रॉफिट हो, कैश फ्लो हो। तो ये जो मैं दुनिया को सिखाता हूँ हमने खुद ने इम्प्लीमेंट किया है। और साथ ही साथ ये बिजनेसेस के अलावा आई हैव इन्वेस्टेड इन 40+ स्टार्टअप्स, जिसमें से हाईएस्ट एग्जिट मैंने 4000 करोड़ का एक कंपनी का वैल्यूएशन करके एग्जिट किया है। तो एज एन इन्वेस्टर ये जर्नी भी हमारा चालू है। तो यू लाइक वर्किंग मोर विद स्टार्टअप्स, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या आपको ये ट्रेनिंग और जो ऑर्गेनाइज करना वो ज़्यादा बेटर लगता है? इनफैक्ट मेरे लिए ये एक लिंक्ड प्रोसेस ही है। मैं कभी भी कंपनी में पैसा नहीं डालता, मैं आदमी पे, वी बेट ऑन द हॉर्स, कि भाई घोड़ा कितना भागेगा। तो जो कंपनीज हमारे पास आते हैं हम एक साल उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि भैया इसकी क्वालिटी, इसकी भूख, ये कितना मेहनत कर सकता है, ये कितना जुगाड़ कर सकता है, इसके अंदर एक्स फैक्टर है कि नहीं है। एक साल काम किया तो उसके अंदर ही हम इन्वेस्ट करके उसको 100x लेके जाते हैं। सो हमारे लिए दोनों लिंक्ड है। कोई भी आदमी आज एक अगर छोटा व्यापार कर रहा है, बशेश जी, ऐसा है, देखिए हमारा ये जो डीप टॉक्स जो जी। ये हमारा पॉडकास्ट है, जी इसमें हम ना घूम फिर के पैसे की बात करते हैं। बिल्कुल क्योंकि इसको मैंने क्यों शुरू किया, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, बिल्कुल। फुल टाइम ट्रेडर हूँ, जी और मेरी ऑडियंस भी ट्रेडर है। बिल्कुल अब ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग पैसा नहीं बना पा रहे क्योंकि लॉस हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम उन्हें कोई भी एक आइडिया या बीज होता है ना, जैसे सीड जिसे बोलते हैं, वो दे सकें और वो लोग पैसा बना सकें। करोड़पति बनने का प्रूवन एथिकल फॉर्मूला दे रहा हूँ। बस एक मेरे बस को यही चाहिए। मैं दे रहा हूँ। दूसरा, हाँ, हम पैसा तो बनाए ही बनाएं, लेकिन हम कुछ ऐसा धंधा भी बिठा जाएं अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए कि वो लोग, मतलब देखिए हर आदमी क्यों कमाता है, आज आप कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, ये कमा रहा है, वो इसलिए कि भाई मैं सेट हो जाऊं और मैं आने वाली जनरेशन को एक बैठा बिठाया धंधा दे सकूं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि लाइफ इतनी फास्ट चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि वो धंधा जो एक जनरेशन बिठाती है वो अगले जनरेशन तो क्या 20 साल भी नहीं चल पा रहा। बिल्कुल। तो हो क्या रहा है कि अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन और लाइफ इतना तेज चेंज हो रहा है कि 30 साल भी एक बिजनेस नहीं चल पा रहा। और जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अंबानी का हमने नाम लिया अभी, अब तेल का धंधा बंद हो रहा है तो दे आर डाइवर्टिंग देमसेल्फ टू सो मेनी रिटेल एंड डेटा अदर हाई लाइफस्टाइल बिजनेसेस, बिल्कुल। डेटा बिजनेस। तो आगे आके इनका भी लाइफ एक खत्म हो जाएगा 20-30 साल बाद। श्योर। तो कोई ऐसा धंधा आप बताइए, और आपने जो कहा प्रूवन फार्मूला, यस। मुझे ये चाहिए कि जो भी इस ऑडियंस इसे देख रही है वो कम से कम करोड़पति तो बनी जाए। बहुत ईजी है। एक पहले चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, मैं क्यों स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के खिलाफ हूँ। आपके चैनल पे आ रहा हूँ, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। मैं इसके लिए खिलाफ हूँ कि हर एक का माइंडसेट और कप ऑफ टी नहीं है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है, फर्जी सीरीज देखते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स का के शॉर्टकट फॉर्मूला देखते हैं, और मार्केट जब बुलिश है तब पैसे सबने कमाए। बट किसी ने भी 15 साल में, आप मेरे को वॉरेन बफे खड़ा करके दो इंडिया का, कि भाई 15 साल में लगातार हमने प्रॉफिट कमाए। राकेश झुनझुनवाला 10,000 में से एक ही निकलेगा। एक आदमी है। तो एक चीज आप समझ लो, और ये बहुत क्रिटिकल है, आप पैसे उससे कमा रहे हो जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। निर्मला सीतारमन जी कल जीएसटी रेट बदल दे, गवर्नमेंट पॉलिसी बदल दे, इन्फोसिस में और कुछ लफड़ा हो जाए, सत्यम में फ्रॉड हो जाए, तो यू आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप कभी एस्ट्रोलॉजी डाल दो, कभी टेक्निकल एनालिसिस कर दो, कभी फंडामेंटल एनालिसिस कर दो, बट रियल पैसे वही लोग बनाते हैं जिनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होता है, और वो नेटवर्क सबके पास नहीं होता। तो ट्रेडिंग करना अच्छा है, बट ट्रेडिंग से 15 साल लगातार पैसा कमाना और सेफ्टी, सबका माइंडसेट कप ऑफ टी नहीं है। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ खुद का एक फ्रीलांसर या बिजनेस आप रखो जो आपके कंट्रोल में है।
क्योंकि उसमें आप किसी को गाली दे नहीं सकते कि भाई टैक्स रेट ज़्यादा है कम है, वो आपके पर ही है। तो हर एक आदमी को अपना खुद का एक बिजनेस या इन्वेस्टमेंट जर्नी होना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी। अब आपने बोला बशीष भाई बिजनेस कौन सा निकालूं, तो करोड़पति बनना है तो 4 पीस को ढूंढो, और आपके आजू बाजू में ही 4 पीस है। पीस पी, यानी पैरेट, पी का फॉर पैरेट। पैरेट। 4 पीस आप ढूंढ लो। 4 पीस अगर आपको मिला तो गारंटेड कुछ दिनों में आप करोड़पति बन जाएंगे। अभी 4 पीस क्या है दीपक जी? सबसे पहला आप अपनी खुद की पोटेंशियल जानो। आप ब्लाइंडली शाहरुख खान बनने जाओगे तो नहीं होगा। ईश्वर ने हर एक के अंदर कुछ यूनिक स्किल दिया है। आपके अंदर एक स्पीकिंग का टेक्निकल स्किल है, मेरे अंदर नेटवर्किंग फंड रेजिंग का स्किल है। वो स्किल को ढूंढना बहुत जरूरी है कि कौन से चीज में मैं दुनिया में टॉप 1% में आ सकता हूँ। लोग ढूंढते नहीं है, लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उसमें मर जाते हैं। मतलब हम सबसे पहले अपने अंदर देखें यस, कि व्हाट आर वी गुड एट, व्हाट आर वी यूनिक एट, एंड टॉप 1, गुड नहीं, टॉप 1% इन द वर्ल्ड। अभी एक छोटा सा कंट्रोवर्सी आपके चैनल पे कर देता हूँ। एक बहुत फेमस आदमी था, लेट्स अज्यूम MBA कॉफी वाला, आप समझ गए। अभी उसने इतने इमोशंस खड़े किए कि कॉलेज वाले बच्चों को लगा मैं रातों रात लखपति बन जाऊंगा। सबने आंख बंद करके 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख फ्रेंचाइजी दी। 1 साल बाद 99% फ्रेंचाइजी चल नहीं रही। क्यों? लोगों ने ये देखा नहीं कि भाई मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है कि मैं चाय बना के मार्केटिंग करके पैसा कमाऊं। मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूं तो धंधा नहीं चलने वाला है। आप देखो आज MBA कॉफी वाला या जो भी है वो गायब हो गया। सेकेंड P आप ढूंढो पैशन। कौन सा चीज करने में आप थकोगे नहीं। आप 10,000 घंटा 3 साल में डाल सकते हो। ये मैजिकल फॉर्मूला है। अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट है, सचिन को भगवान ने बनाया है, तो सचिन को भगवान ने नहीं बनाया, सचिन को उसके मेहनत ने बनाया। एक ही शॉट सुबह 4 बजे उठ के टेक्निकली वो शॉट मारना, वो सबसे बड़ा चीज है। थर्ड P, आपका बिजनेस मॉडल स्मार्ट होना चाहिए कि क्या कस्टमर्स आपको पैसे देंगे। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, मेरे पास स्किल भी है। सब जो दीपक भाई बोलते हो बशीष भाई आप अच्छा गाना गाते हो, मैं दिन भर गाना भी गा सकता हूँ, पैशन है। बट क्या मेरे स्किल में वो ताकत है कि मैं एक कॉन्सर्ट करूँ और लोग 2,000 की टिकट ले? क्या मेरे पास ये स्किल है कि मैं यूट्यूब पे एक पेड वीडियो डालूं और लोगों से 50 रुपया मांगू और लोग पैसा दे? तो थर्ड इज प्रॉफिटेबिलिटी, एंड फोर्थ इज सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस। आपके काम से लोगों के दिल में फायदा होना चाहिए। अगर आप दुआ नहीं कमा सकते, आप लंबा नहीं टिकोगे। देखो टाटा ग्रुप, दुआ कमाई 100 साल नहीं 500 साल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं बनना है, हर्षद मेहता नहीं बनना है। आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए 4 पीस ढूंढो। और आपको उदाहरण देता हूँ, कचरे का डब्बा दिख रहा है आपको? कचरे का डब्बा कचरा क्लियर करने में भी 1,000 करोड़ का टर्नओवर है। BVG इंडिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने देखा कि भाई कचरा क्लीन करना, रेलवे स्टेशन को साफ करना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करते हैं। उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया। आज पार्लियामेंट का, PM का, सबका डस्टबिन क्लीनिनेस BVG इंडिया करता है। 800 850 करोड़ का टर्नओवर है। क्या नाम? BVG इंडिया, पुणे बेस्ड कंपनी है BVG इंडिया जी। यानी कचरा उठाने में पैसा है। अभी आप और एक आइटम देख लो, अगर आपको इडली खाना है, तो इडली के लिए वो बैटर चाहिए। आजकल के यूथ, घर पे हम बैटर बना देनी है। आप बाहर लोकल वाले से लोगे तो रिटेलर आपको थैली में बैटर देगा। उसका हाइजीन क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, खट्टा हो गया, खराब हो गया। एक आदमी है PC मुस्तफ़ा, उसने आईडी आईडी फ्रेश, PC मुस्तफ़ा देखा आईडी फ्रेश है, चलो मशीन बनाते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, हाइजीनिक करते हैं। स्किल था, पैशन था, प्रॉफिटेबल मॉडल था, लोगों की दुआई कमाई। 3,000 करोड़ का वैल्यूएशन है आज। IPO ला रहे 2 साल में। जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे थे। बहुत, हर गली में रिश्ते लोकल एक था, एक कॉम्पिटिटर्स सारे। काफी सारे तो थे। हर चीज में पोटेंशियल है। आप खाली अपने स्किल्स, अपने पैशन को देखो, आप ग्रो कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं 4 फील्ड देता हूँ जो एवरग्रीन रहेंगे, जिसमें अगर आप कंफ्यूज हो तो आग बंद करके घुस जाओ, आप पैसे कमाओगे। पहला स्किल है जो आज सबसे बड़ा एबिलिटी है, वो है इन्फ्लुएंसिंग। अगर आप कोई भी चीज में डीप, जैसे डीप टॉक्स है, आप डीप घुस के उसको समझ के सिंपल भाषा में लोगों को समझा सकते हो। और सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल भाषा यानी 10 साल का बच्चा ये देखे और समझ सके। आप स्टॉक मार्केट को है, बिजनेस को है, मार्केटिंग को है, AI को है, 10 साल के बच्चे को समझा सकते हो, आप उसमें हिट हो गए, आप पैसा कमाओगे। तो इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन एवरग्रीन फील्ड अगले 100 साल तक तो रहेगा। सेकेंड, मैं सबसे बड़ा फैन हूँ लॉजिस्टिक्स का। आप ऑनलाइन मंगाओ या ऑफलाइन मंगाओ, उनके फैक्ट्री से आपके घर तक माल तो पहुंचना ही है। तो लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इसका फ्यूचर बहुत फैंटास्टिक है। थर्ड, AI और टेक्नोलॉजी। आग बंद करके आप उसमें काम करो, हर चीज में AI आ रहा है। पॉडकास्ट में AI आ रहा है। दीपक जी आप यहाँ पे नहीं बैठो, आपका AI डुप्लीकेट करके आपके क्वेश्चन पूछ लेगा। एंड फोर्थ, जो मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, रिटेल। आप बोलोगे रिटेल बंद हो रहे, लेकिन चेन स्टोर्स पैसा कमा रहे। 99% रिटेल यानी ऑर्गेनाइज बिजनेस करोगे, डीमार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, जो जिसका IPO आ रहा है,
तो ये लोग जो स्केल कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, वो जीत रहे हैं। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप घर पे बैठ के रहो, या तो बड़ा सोचो, मेहनत करो और पार्टनरशिप करो, तो आप स्केल कर पाएंगे। अब जैसे आपने अभी रिटेल की बात करी, तो बशेष जी बहुत सारे लोग जो है आजकल ऑनलाइन सेलिंग करने लगे हैं। जी। लेकिन अभी मैं 2-1 लोगों से मिला एंड आई वाज शॉक्ड टू हियर कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन बेच तो रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास शीट आई प्रॉफिटेबिलिटी की तो वी आर इन लॉस ऑफ 2%, 5%, 8%, 10%। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने कहा 100 रुपये, मैं तो मेरी चीज़ 100 की बिक रही है, अभी इसमें कुरियर चार्जेस प्लस जो जितने भी ये प्लेटफॉर्म फीस है वो 20 से 25% है। वियर टीयर हो गई, प्लस मान लीजिए किसी ने ऑर्डर किया, पार्टी ए ने, उसने कहा, मैंने मैं एग्जांपल देता हूँ, चादर मंगाई, बेडशीट, ठीक है, उसे नहीं पसंद आई, उसने वापस कर दी, तो दैट कॉस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफ द वेंडर। बिल्कुल, यस। तो क्या ये ऑनलाइन बिजनेस जो है ये सस्टेन करेगा? और हम तो देख रहे हैं ये ऑनलाइन सारे बढ़ रहे हैं, चाहे वो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और मिंत्रा है, नायका है, क्विक कॉमर्स, ये सारे जितने भी ब्रांड हैं, मैं किसी पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रहा, इन सब की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर रिटेल या जो उस पे सेलर है वो खुश नहीं है, तो ये लोग कैसे बढ़ रहे हैं? मतलब व्हाट इज द फंडामेंटल बिहाइंड दिस? टेल यू क्लियर एनालिसिस। ऑनलाइन और ई कॉमर्स आज इंडिया में 15 से 20% है। अगले 5 साल में 50% का धंधा ऑनलाइन से आएगा। अच्छा। क्योंकि आप देखो, आपके घर पे ही आप बोर्ड हो गए, बच्चे बोर्ड हो गए, स्विगी जोमेटो कर लेते हैं, ऑनलाइन है। कुछ एक आध चीज चाहिए, कौन मार्केट जाएगा? अमेजोन से मंगा लेते हैं, जेप्टो, ब्लिंकिट, क्विक कॉमर्स। आप ये देखिए, ब्लिंकिट की बात, हम लोग जब वो शुरू में आया था ब्लिंकिट, तो ये दूध मंगाती थी, तो लगता था यार ये 20 रुपए या 5 रुपए 9 रुपए लेता है जी, तो भाई डिलीवरी चार्ज है। सो वी वर बीइंग इंडियन मेंटालिटी, हमें लगता था यार ये क्यों, इससे तो जाके खुद ले आओ। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसकी कैलकुलेशन करो कि आपको केवल अपने घर से उतरना है, तो आप गए, दूध लेके आए, तो आपको आधा घंटा 40 मिनट तो उसमें लगा। प्लस आप गाड़ी से गए तो धीरे ही चल रहे हो ना, कोई गाड़ी आपकी 80 पे तो चल नहीं रही, राइट? तो वो आपको पता लगा कि 200 रुपए का तो तेल ही लग गया जस्ट फॉर बाइंग अ मिल्क जी। तो इससे बेटर लोगों ने समझा 9 रुपए देना ज्यादा समझदारी है या 20 रुपए देना ज्यादा समझदारी है। साइकोलॉजी क्या बोलता हूँ, आदमी ये सब कैलकुलेट नहीं करता, कंफर्ट, बटन दबाया घर पे आ गए, आलसी बना रहे। बट लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा कैच ये है कि ये बटन दबाए और आ गया, ये हमारी जनरेशन या जैसे हमारे बच्चे हैं वो तो कर रहे हैं, बट जो एजेड लोग हैं दे आर नॉट रेडी टू डू दैट। दे आर सेइंग कि भाई ये 20 रुपए मैं किस बात के दे रहा हूँ, हम ले आते हैं, तुम थोड़ा प्लान क्यों नहीं चलते हो? ये मेंटालिटी भी है उन लोगों की। एक सिंपल बोलता हूँ, ये 5 साल के बाद वो डायनासोर बन जाएंगे। एग्जैक्टली 10 साल के बाद ये लोग तो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन 50+ 60+ ऑडियंस। वो क्या बोलते हैं, आप हमारे ऑडियंस ही नहीं हो। वो तो खुश है कि 20-25 साल वाले हमारे ऑडियंस है, क्योंकि वो अगले 50 साल तक हमको क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके देंगे। तो ई कॉमर्स का कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ सर। आपने चीज़ बनाई 40 रुपये में, आपने बेचा 100 रुपये में दुकानदार को, आपको लगता है बहुत खुश हो। ई कॉमर्स में आप रोगे, क्योंकि सबसे पहले आप या तो अपना वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट बनाने का खर्चा, वेबसाइट पे आएगा कौन, दीपक जी? तो उसके लिए आप एड्स रन करो, तो गूगल और फेसबुक इतना पैसा ले लेते हैं कि आदमी का कमर टूट जाता है। आपने बोला चलो मैं अपना वेबसाइट नहीं बनाता, मैं अमेजोन पे लिस्ट करता हूँ या और कोई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करता हूँ, तो लिस्टिंग फीस दो, उसके बाद हर सेल पे उनको कमीशन दो, ट्रांसपोर्टेशन वो पैसा लेता है, रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन भी पैसा और कमीशन तो काट लेता है। बिल्कुल 20% ऑर्डर्स हर टाइम आपको रिवर्स आता है, RTO, रिटर्न टू ओरिजिन, 20% ऑर्डर आता है। तो मोटा मोटी ई कॉमर्स करना है तो सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, आपको 5x करना पड़ेगा तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। 5x बोले तो मतलब 20 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग और 200 रुपए का बेचना मिनिमम, और 5x करना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में, क्योंकि आप ऑलरेडी रिटेल में बेच रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन आप देखो, रेस्टोरेंट्स वाले ने निकाला है। स्विगी जोमेटो रेस्टोरेंट से 20-25-30% कमीशन लेता है। स्विगी जोमेटो अभी प्रॉफिटेबल कैसे हो रहे हैं? वो प्लेटफॉर्म फी ले रहा है, डिलीवरी चार्जेस ले रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट वाले ने क्या कर दिया, भाई तू मेरे दुकान पे आएगा, मेरे रेस्टोरेंट पे आएगा तो इडली 100 रुपये का दूंगा, जोमेटो पे मंगाएगा तो मैं 150 का बेचूंगा। तो लोगों ने क्या किया, अपने प्राइजेस हैक हो गए, प्राइजेस बढ़ गए, और यही चीज ई कॉमर्स में आप देखेंगे इन द नेक्स्ट 5 years पीपल विल बी फोर्स्ड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। आज का रिसेंट 2024 का पूरे साल का एनालिसिस है, 97% D2C ब्रांड्स हैव मेड ह्यूज लॉसेस, नॉट लॉसेस, ह्यूज लॉसेस। क्योंकि बाजार में आपको रिटेलर पे मान लीजिए एक फैन लेना है, हाँ,
मैं आपको बता रहा हूँ, या एसी लेना है हाँ या आपको मोबाइल फ़ोन लेना है, जी कुछ भी आप लेने जाते हैं, तो अगर आपको रिटेलर 100 रुपए में दे रहा है, तो 95 90 रुपीज़ में आपको ई-कॉमर्स ऑनलाइन में मिल रहा है ऑनलाइन। एग्जैक्टली तो आपको, आप क्या सोचते हैं कि यार मैं एक तो जाऊँ, टाइम लगाऊँ, पैसा लगाऊँ, उससे बेटर है सब काम मेरा ऑनलाइन बैठे-बैठे हो गया। हाँ फाइनेंस भी इसने ही कर दिया, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड भी इसने ही स्वाइप कर दिया, ईएमआई भी इसने बना दी, अभी यही मैं कहीं सोच को गया भी नहीं। अभी यही सोच को वो 95 को 125 करेंगे कुछ दिन में अच्छा, वो क्लियरली करेंगे कि आपको ऑनलाइन चाहिए तो आप ज़्यादा पे करो डिलीवरी चार्जेस पे करो प्राइम मेंबरशिप लो एंड दैट इज़ द मॉडल जितने लोगों को यहाँ पे एडवाइस देना चाहता हूँ जो ख्याली पुलाव सोच रहे कि हम ऑनलाइन अपना माल बेचेंगे इट इज़ नॉट ईजी फर्स्ट 2 years आपको लॉसेस ही करना पड़ेगा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केटिंग में ब्रांड बिल्डिंग में फिर शायद कभी आप प्रॉफिट के बारे में सोच पाओ ओके, yes. और आपका और एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहता हूँ आपने बोला कि ऐसे कौन से बिजनेस है जो मेरे मेरे बच्चे को देके जाओ यस, ये मोस्ट डेंजरस इंडियन सोच है और इसके कारण इंडियन फैमिली बिजनेस डिस्ट्रॉय होते हैं दीपक जी मैं क्यों उसका रीजन बोलता हूँ आदमी है वो अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देता है ठीक है वो अपने बच्चे को अब्रॉड भेजता है अच्छे कपड़े बेचता है फिर जब उसका बच्चा उसके बिजनेस को ज्वाइन करने आता है ना बोलता है पापा आई एम कूल यू आर फूल तुम तो लाला हो आज मेरे को नहीं जमेगा मेरे को कंप्यूटर वाला सिस्टम चाहिए एसी वाला सिस्टम चाहिए वो बड़ी 12 घंटा काउंटर पे खड़ा रहेगा या 10 घंटा फैक्ट्री में काम करेगा तो बोलते पापा मैं स्टार्टअप करूंगा या तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूंगा तो मेरा कहना है अगर आप चाहते हो कि बिजनेस आपके बच्चे संभाले तो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो अपने लर्निंग में अपने सिस्टम में अपने कल्चर में इन्वेस्ट करो एंड सेकंड थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ अपने बच्चे को डायरेक्ट गद्दी मत दो आप देखो एक बहुत पुराना 100-150 साल पुराना पाला पार्टी है उनके शहजादे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि पावर इज नॉट इजीली यू हैव टू अर्न पावर तो कभी भी आप अपने बच्चे को बाहर नौकरी कराओ और बाद में अपने कंपनी में एंट्री दो कि वो लायक हो नहीं तो आजकल के ज़माने में किड्स आर नॉट एबल टू रन बिजनेस बिजनेस डूब रहे विशेष जी एक चीज़ और बोलिए कि हमारी ऑडियंस जो है उसमें कुछ यंग लोग भी हैं, बिल्कुल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी उम्र के हैं या 30 साल 40 साल के भी हैं, जी और वो कुछ नहीं कर रहे, जी स्टॉक मार्केट के पीछे ही भाग रहे हैं, जी लेकिन पैसा है। जी तो अब एज ए बिजनेस कोच उन लोगों को क्या करना चाहिए? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना चाहिए या किसी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग, मान लीजिए चाय पत्ती बेचनी है या नमकीन बेचनी है या टीवी बेचना है, कुछ भी ट्रेडिंग जो होती है, कमोडिटी ट्रेडिंग जिसे श्योर बोलते हैं, श्योर वो करे। कोई छोटा सा प्लांट लगा के कुछ मैन्युफैक्चरिंग करे, ई कॉमर्स करे, ठीक है कहीं से माल उठा के कहीं दे, क्या वो करे? क्योंकि उसके पास आइडिया नहीं है, देखो वो बेचारा भटक रहा है। सर देखिए ऐसा है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक बढ़िया बिजनेस है अच्छा बिजनेस है लेकिन उसको अगर हम बिजनेस की जैसे डील करें तो 90% लोग जो वेले बैठे वो क्या करते हैं वो सिर्फ टिप्स पे काम करते हैं टेलीग्राम ग्रुप है टिप आया खुद का कोई प्लानिंग नहीं खुद का कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं खुद डीप चार्ट एनालिसिस नहीं करते इन्वेस्टर कॉल में बैठते नहीं है तो अगर आप बिजनेस एक तो आपके कंट्रोल में है नहीं इन्फोसिस कंपनी क्या कर रहा है आपके कंट्रोल के बाहर है गवर्नमेंट क्या कर रहा है आपके कंट्रोल के बाहर है उसके बाद इन्फोसिस खरीदना के बेचना वो भी आप अपने दिमाग से अपने डिसीजंस नहीं ले रहे हो आप थर्ड पार्टी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में आपको डुबाएगा ही क्योंकि आपका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उसमें ओके बहुत लोग शॉर्टकट के लिए फ्यूचर ऑप्शंस भी कर रहे हैं एक दिन 1 लाख कमा दिया 1 महीने के बाद 2 करोड़ निकल गए घर बिक गया बहुत केस स्टडीज देखे मेरा रिकमेंडेशन है अगर आपको इसमें ये 4 पीस सेम फॉर्मूला आपको लगता है कि मेरा स्किल है मैं चार्ट पढ़ सकता हूँ मैं नंबर्स पढ़ सकता हूँ मैं आर्टिकल्स पढ़ सकता हूँ मैं 10 फॉलोअर्स को 10 इन्फ्लुएंसर्स को पढ़ के मैं डिटेल समझ सकता हूँ आपको लगता है ये आप डेडिकेटेड 9 to 4 कर सकते हो उसके बाद इन्वेस्टर कॉल कर सकते हो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकालते हो और आप लोगों को गाइड कर सकते हो तो करो अगर ये नहीं कर सकते तो सबसे बेस्ट बिजनेस है आज का कि आप कोई भी चीज़ का सेल्स करो LIC एजेंट बन जाओ जीरो इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस के एजेंट बन जाओ बहुत सारे अच्छे फूड के न्यूट्रास्यूटिकल्स की कंपनी है ₹0 इन्वेस्टमेंट पे आप उनके एजेंट बन जाओ 10 अपने रिश्तेदार को मिलो उनको अवेयरनेस करो कि ये प्रोटीन प्रोडक्ट अच्छा है आप ये खाइए मसल बढ़ेगा आपका हेल्थ अच्छा होगा और 20-30% रेवेन्यू शेयरिंग करिए तो सेल्स करना आना चाहिए वो शर्म निकाल दो आप LIC इंश्योरेंस डायरेक्ट मार्केटिंग ये सेल्स करना चालू करो वहां से आपको जो इनकम आएगा उसमें धीरे धीरे फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ और प्रोडक्ट सेल करो मेरे पास एक लड़की है डिवोर्सी है सिंगल है वो घर पे रहती है उसने ऐसे ही सेल्स चालू किया अपना यूट्यूब चैनल चालू किया महीने का 65 लाख रुपीस कमा रही है And the product? प्रोडक्ट इज दिस न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हेल्थ प्रोडक्ट्स Health product. 65 लाख कमा रही है अब लोगों को एडवाइस कर रही है लोग उसके साथ अभी उसने फिर न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया
देखो उसने अपना 4 पीस निकाला कि मेरे को ये समझ में आता है, तो लोग उससे जब अपॉइंटमेंट लेते हैं वो 45 डेज के बाद का अपॉइंटमेंट लेती है। 15 मिनट कंसल्टेशन का 10,000 रुपया चार्ज करती है। पीपल आर पेइंग। तो जब आप अच्छा इन्फ्लुएंस करते हो, और उसने स्टार्ट कैसे किया, उसने बोला बस सर मुझे लाइन सिखा दो, मेरा एक कंपनी था मैंने मिला दिया कि बेटा ये बेच, पहला कंसाइनमेंट ये फ्री में देंगे, 20% कमीशन कमा ले, वो पैसे को धंधे में री इन्वेस्ट कर, उड़ाना मत। तो उसने प्रॉफिट कर करके री इन्वेस्ट किया, अपने आप पे सिखाया, अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, अब वो प्रोडक्ट की वो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, 45% उसके पास कमीशन है, उसके नीचे 50 लोग काम कर रहे हैं, वो सबको मोटिवेट करिए। और प्रोडक्ट फेक प्रोडक्ट नहीं है, हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट जेन्यून अच्छा प्रोडक्ट है। तो कंपनी भी खुश, उनका सेल्स बढ़ रहा है, ये लड़की भी खुश, मैं भी खुश एज एन इन्वेस्टर, सब खुश है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आप LIC का एजेंट बन जाओ, प्रोडक्ट के एजेंट्स बन जाओ, आप सेल करो। 0 रुपीज इन्वेस्टमेंट में महीने का लाख रुपया कमाना इंडिया में ईजी है। अगर आप लाख रुपया नहीं कमा सकते, यू आर अ फूल, सॉरी, बट आप गधे हो, मार्केट का गलती नहीं है। वशिष्ठ जी, इसी पे मुझे एक बात बिल्कुल। ध्यान आई है, जैसे आपने एक फीमेल के बारे में बताया कि उनको आपने गाइड किया एंड शी इज जी अर्निंग थ्रू अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जी ऐसे ही एक बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था, एक लेडी थी जस्ट लाइक का वाओ जिसने बोला था, तो उसके जो सूट्स थे जी उसकी दुकान के बाहर लाइंस लग गई थी, जी जबकि वो प्रोडक्ट और भी इंस्टाग्राम साइट्स पे अवेलेबल था। यस अब ये मुझे ये बताइए कि ये तो एक वन टाइम हुआ, बिकॉज श्योर उस सूट की कॉस्ट बाहर कम थी जी एंड इवन आई इंक्वायर अबाउट इट ऑनलाइन, तो उसकी मल्टीफोल्ड्स वो ज़्यादा ले रही थी। जी लेकिन उसने एक उसकी जो टैग लाइन थी जस्ट लाइक का वाओ, और उसने क्या किया था कि उसने उस सूट्स को कलर के जो नाम है ना बड़े अजीब अजीब दे दिए थे। जी जैसे येलो को उसने कुछ पर्टिकुलर नाम था, पीला यस लड्डू कुछ ऐसे बोल दिया था। जी बट वो एक बार ही हुआ, अभी वो बिल्कुल गायब है। लाइक दैट वाज लाइक कि वो एक बार उसने बोला, वो श्योर उस टाइम उसको सेल मिली, बट नाउ अभी उसकी कोई सेल्स नहीं हो रही ठीक है। है तो सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या किया जाए? जैसे अभी वो थोड़ा टाइम पहले तो शी वाज लाइक इनटू द लाइमलाइट, अभी ठीक वो है। कहीं पे भी सुनने में नहीं आ रहा। उसका रीजन पहले अंडरस्टैंड करते कि वो लेडी ने बहुत मेहनत किया, कंटिन्यूअसली साल पे साल वीडियोस निकाले, व्यूज नहीं आए, उसने गिव अप नहीं किया। एक बार उसका वीडियो क्रैक हो गया, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, उसको बिग बॉस पे बुलाया गया, इधर बुलाया गया, उधर बुलाया गया। तो हमको अप्रिशिएट करना है कि सक्सेस आने के लिए आपको एटलीस्ट 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करना पड़ेगा। ये फर्स्ट सक्सेस होता है। फर्स्ट सेकंड के बाद 99% यहाँ पे मार खा जाते हैं कि वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। उनको लगता है हमने जो मेहनत किया तो हो अब गया। इनफ है, नाउ वी विल रूल। नहीं भाई, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो दिखता है वो बिकता है। कंसिस्टेंसी, पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी उसने बंद कर दी। कस्टमर को आप एक बार उल्लू बना सकते हो, रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट अगर कस्टमर को लगता है कि यार यहाँ पे वो वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो लोगों का एक फेज हो गया, चला जाएगा। जैसे आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंगर थी जिसको आई थिंक किसी ने ऑनलाइन डिस्कवर किया था, और हिमेश रेशमिया ने उसको ब्रेक भी दिया था, रानी मुंडाल करके नाम है। उसको इतना फेम मिला, इतना फेम मिला, इतना फेम मिला, उसने एक गाना भी गाया, तेरा तेरा सरूया, जो भी गाना गाया, उसके बाद वापस वो जहाँ की थी वहां पे ही चली गई। क्यों? सक्सेस लोगों से हैंडल नहीं होता, क्योंकि उसको इतना इंस्टेंट फेम मिल गया। तो उसने एक गाना गाया, एक साल वो फेमस हुई, आज जहाँ थी वो रोड उसके पास कोई इनकम नहीं है, कोई फेम नहीं है, वहां पे ही पहुंच गई। पर उसके सामने और एक एग्जांपल देता हूँ, एक म्यूजिशियन है यशराज मुखाटे करके, अगर आपको मालूम है तो। रसोड़े में कौन था? राशि थी, मालूम है? एक हाँ। वो फेमस हुआ था म्यूजिक, फिर तोड़ा कुर्ता कुर्ता, वो बिग बॉस का। तो वो म्यूजिशियन है जो रील्स करता है, वो मेहनत, सालों से मेहनत कर रहा है, उसको इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिला। एक वीडियो उसका फेमस हो गया कि रसोड़े में कौन था, हाँ, राशि थी, राशि थी, वो बहुत और पॉपुलर हुआ बहुत था। पॉपुलर हुआ। उसके बाद बिग बॉस का एक एपिसोड था, उसमें उसने बोला ना कि तोड़ा कुर्ता कुर्ता मेरा कुत्ता हाँ। टॉमी, वो वायरल हुआ। लेकिन उसने मेहनत चालू रखा, और अब हर साल में, हर महीने में उसका एक एक वीडियो आता है, उसको भी मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं। कहने का मतलब, ही इज कंटिन्यूइंग गिविंग वैल्यू। जब आप वैल्यू देते जाओगे, आप कंटिन्यूसली माइंड में रहोगे, तो उसका ब्रांड, उसका सेल्स, उसका इनकम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मिस्टेक लोग करते हैं, फर्स्ट सक्सेस के लिए मेहनत नहीं करते, और फर्स्ट सक्सेस के बाद मेहनत छोड़ देते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, इसके लिए वो बर्बाद हो जाते हैं। बशीष जी, जैसे अभी आपने बोला कि स्टॉक्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो जी वो एनालाइज नहीं करते जी हैं, वो कोई थर्ड पार्टी से एडवाइजरी ली और उसी में ही वो इन्वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल दे डोंट स्टडी द चार्ट्स, बिल्कुल दे डोंट स्टडी द टेक्निकल्स एंड श्योर दे डू इट ब्लंटली। श्योर आई वांट टू आस्क कि जैसे इफ़ अ पर्सन इज़ लाइक सर्विस क्लास है या बिजनेस क्लास है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बिल्कुल स्टॉक्स एनालाइज करे, और अगर चलो कर भी लेगा तो भी इतना अच्छे से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम बिल्कुल है। यस। तो व्हाट यू सजेस्ट कि वो लगा रहे उसमें या एसआईपी में इन्वेस्ट करके फ्री हो जाए? एक क्लियर टेक, अगर आपका फुल टाइम बिजनेस है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, तो आपको डेप्थ होना ही चाहिए। बट अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो रियलिस्टिक नहीं है कि भाई दिन का 1 घंटा 2 घंटा आप रोज निकाल पाओगे स्टडी करने के लिए। तो आप निकालो,
नॉलेज होना चाहिए, बेसिक फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एक नहीं 2 या 3 एडवाइजर्स को, 2 और 3 इन्फ्लुएंसर्स का फॉलो करो। 2-3 एडवाइजर्स, 2-3 इन्फ्लुएंसर फॉलो करने से क्या है, आपको हमेशा बैलेंस व्यू आता है। कभी एक जन का बायस हो गया तब तकलीफ में। लेकिन जैसे मेरा मानना है एसआईपी बहुत अच्छा है, लेकिन एसआईपी एक ट्रैप भी है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एसआईपी बहुत बड़ा स्कैम और फ्रॉड भी पोटेंशियल है, ये मेरा ओपिनियन है। एक सेकंड दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं, ये इनका व्यक्तिगत व्यू है, ये मेरा व्यू नहीं है। आई एम ए हार्डकोर सपोर्टर ऑफ एसआईपी और मैं इनकरेज करता हूँ लोग एसआईपी करें, लेकिन कोई बात नहीं, किसी का डिफरेंट व्यू हो सकता है। अगर हमें इनसे कुछ सीखने को मिलेगा हम भी सीखेंगे, आप लोग भी सीखिए। अगर नहीं है तो वी विल कंटिन्यू एज इट इज़। लेकिन हर आदमी की बात सुनना एक अच्छाई होती है, हमें सुननी चाहिए। क्या पता कौन आदमी क्या सिखा जाए। कंटिन्यू। बिल्कुल। देखो एसआईपी इतना पावरफुल टूल है, अच्छा पॉजिटिविटी। सबसे बड़ा चीज़ लाइफ में आता है कंसिस्टेंसी। देखो आप रोज़ सुबह 5 बजे उठो, हैबिट बनती है। तो इन्वेस्टमेंट में हैबिट लाने के लिए एसआईपी एक बेहतरीन टूल है कि भाई हर हफ्ता आप एसआईपी कर सकते हो, हर महीना आप कर सकते हो, और आप 50,000 का पगार है, 2,000 तो आप निकाल ही सकते हो। अगर मैं बोलूँगा कि नहीं आप ऐप पे जाओ, ब्रोकर को कॉल करो, 2,000 सिलेक्ट करो, आप लेज़ी हो, आप नहीं करोगे। तो एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, डिसिप्लिन बिल्डिंग टूल एंड स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक वेल्थ क्रिएशन। ये मैं अग्री करता हूँ, लेकिन अब इसमें मेरे को 2 फंडामेंटल फ्लॉबैक्स लगते हैं। एक, आप एसआईपी कौन सी स्कीम में डाल रहे हो। अगर आप एक ही एसआईपी कर रहे हो तो ठीक है। आजकल लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई। आपने थोड़ा लार्ज कैप में डाला, थोड़ा मिड कैप में डाला, थोड़ा स्मॉल कैप में डाला, लेकिन हर फंड डिसिप्लिन से मेंटेन नहीं करता। हर फंड अपना रेशियो अपने हिसाब से चलाता है। ये पॉइंट नंबर 1 है, यानी रियल डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। उससे अच्छा मेरा मानना है आप डायरेक्ट ईटीएफ में डालो या इंडेक्स फंड में डालो, आप ज़्यादा सेफ हो। ये पर्सनल है। सेकेंड, मुझे सबसे बड़ा खुंदक आता है, गुस्सा आता है कि एसआईपी आप डाल रहे हो म्यूचुअल फंड्स पे, और म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं एक केस स्टडी देता हूँ दीपक जी, आप मेरे को बोलना ये सही हुआ है गलत हुआ। एक कंपनी था, लेट्स अज्यूम कंपनी का नाम है मामा धरती, और शार्क केज करके एक पॉपुलर का इवेंट है, उसमें आया था। आप समझ गए कौन सी कंपनी का बात कर रहा हूँ। उसने पीआर ब्रांडिंग का फ़ायदा उठाया। दोबारा बोल देते हैं, मामा धरती करके जो है आईपीओ था। यस, और शार्क केज करके पॉपुलर टीवी सीरीज पे आया था। शार्क केज करके पॉपुलर टीवी सीरीज पे आया था। ये आप सब और समझ आए गए। दिन ऑफर्स निकालते रहते हैं, Yes. 1000 में 3, 1000 में 4। और अच्छे अच्छे एक्ट्रेसेस आए। जब तक वो शार्क केज पे नहीं आए थे, दे वर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। फिर जैसे वो पॉपुलर हुए, उन्होंने बोला हम हमारा आईपीओ निकालते हैं। भाई आईपीओ निकालते हैं, ठीक है, पब्लिक हमें लव करता है। बहुत बैकलैश मिला, तब तक ऑडियंस होशियार हो गया था। एक बार निकाला नहीं चला, दूसरी बार निकाला, सबने गाली दिया कि ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। बट इसका आईपीओ भरा, और आईपीओ किसने भरा, म्यूचुअल फंड्स वाले ने। और ये म्यूचुअल फंड्स वाले कहाँ पे पैसा किधर इन्वेस्ट करते हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट रूमर्स है, मेरे पास साबित नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि वहाँ पे थोड़ा लेन देन हुआ कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, हम आपको थोड़ा किकबैक कैशबैक। स्ट्रॉन्ग रूमर्स है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट लॉजिकल बात है कि जब आपको पता है ये कंपनी अच्छा नहीं है, कोई साधारण रिटेलर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो एक्सपर्ट्स ने ऐसा क्या देख के इन्वेस्ट किया, जबकि सबको पता था हाईली ओवर वैल्यूड है और फ्यूचर में प्रॉफिट्स नहीं है। और आज भी वो कंपनी जिस प्राइस पे आईपीओ लॉन्च हुआ उससे ऑलमोस्ट आधे प्राइस पे आज है। तो ये फ्रॉड नहीं हुआ तो क्या हुआ कि आप एसआईपी कर रहे हो। एसआईपी का कंट्रोल किसके हाथ में है, एसआईपी का कंट्रोल किसके हाथ में है, म्यूचुअल फंड हाउस वाले के मैनेजर्स के हाथ पे है। और वो कितना सही है, कितना करप्ट है, कितना राइट है, कितना रॉन्ग है, उस पर आप एक्सपोज हो। तो यहाँ पे पोटेंशियल स्कैम है, और इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी मैं आपको देता हूँ। दीपक जी, आप हर हफ्ते एक स्टॉक बोलो कि ये 10-15 स्टॉक अच्छा है, स्टॉक एसआईपी स्टार्ट कर दो। आजकल नया फीचर स्टार्ट हुआ है स्टॉक एसआईपी। फॉर एग्जांपल, मुझे एशियन पेंट्स कंपनी पसंद है, मेरा पर्सनल चॉइस है। एशियन पेंट्स को एक साथ में 1000 लेने जाऊंगा तो उतने फंड्स नहीं है। हर महीने एक शेयर ले सकता हूँ, 1500-2000 निकाल सकता हूँ। स्टॉक एसआईपी स्टार्ट करो, या तो फिर आप उन एसआईपी उन कंपनीज का लो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, जिनका मैनेजर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, एसआईपी आग बंद करके डाल देते हैं। वो कहाँ पे पैसा लगा रहा है, किधर लगा रहा है, हमको मालूम नहीं। और एसआईपी को आप ये 3 साल पे जज मत करो, आप एसआईपी को 10 साल के डेटा से दुनिया के फंड हाउसेस जज करो। यूजुअली म्यूचुअल फंड्स गिव लेस रिटर्न्स देन इंडेक्स फंड्स। तो वो अवेयरनेस, वो मैच्योरिटी जब ऑडियंस पे आएगा तो लोग बेटर इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये मेरा टेक था। अब आपका क्या कहना है दीपक जी, आपका सुन लेते हैं। देखिए क्या है कि लोग म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई कर दूं लोगों को, कोई ऐसा ना लगे कि नेगेटिविटी हावी हो जाए। नहीं, कि मेरे पास 2000 रुपये हैं तो 2000 में ना तो रिलायंस का शेयर आएगा और ना ही
एशियन पेंट का शेयर आएगा। जी लेकिन अगर मैं कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पास पूरी बास्केट का एक वो आ जाएगा। बिल्कुल तो पहला रीज़न ये। बिल्कुल सेकेंडली, ये मैंने भी महसूस किया है कि जो अकाउंट में जब लाख 2 लाख 1.5 लाख पड़े होते हैं तो उतना खर्चा हमारे सिर पे ऑलरेडी बंधा होता है। जो लोग सिप कर रहे हैं ज़्यादातर, वो कौन लोग हैं जो 50,000 से लेके 2-3 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। जी जो 5 लाख प्लस महीने का कमा रहे हैं वो सिप नहीं कर रहे। जी ठीक है ना, दे हैव अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल तो ये एक तबका जो है मिडिल क्लास तबका है। यस अब है क्या कि अगर मेरी सिप डिसिप्लिन से चली गई तो वो पैसा बच गया। बिल्कुल नहीं तो कभी मैं बीवी की लिपस्टिक खरीद रहा हूँ, कभी फाउंडेशन खरीद रहा हूँ, कभी गहना खरीद रहा हूँ और कभी कुछ खरीद रहा और हूँ। मूवी देखने चले गए, खर्चा हो गया। तो आज की तारीख में मूवी देखने जाना फैमिली के साथ, पीपल ऑफ 4, वो भी 3-5 हज़ार रुपये का खर्चा है। इजी तो इससे बेटर है कि 5 हज़ार की सिप चली जाए। बिल्कुल तो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर होता है, लेकिन एक डिसिप्लिन मेरी सेविंग हो जाती है। 100% अग्री। सेकंड ऑप्शन मेरे पास अदर देन सिप क्या है? डायरेक्ट मार्केट। गोल्ड मेरी रीच से बाहर जाता जा रहा है विद 80,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स, और उस पर भी 10-20% का मेरा मेकिंग और लेबर और वेस्टेज और ये और वो। यस तो वो आप सोचो कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल और गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट आज लोग कर रहे हैं गहने में या बुलियन में, आप देखो पहले 1 साल तो वो हमें उसको कवर करने में ही निकल जाता है। बिल्कुल क्योंकि आज मान लो मैं चेन लेने गया और मेरा 80,000 रुपये तोले का रेट है, तो 80,000 वाला मुझे 80,000 में ही थोड़ी मिल जाएगा। उस पर मुझे 8 से 10% तो मेकिंग और वेस्टेज देनी है। अब मान लो मैंने 10% दी, तो आने वाले 1 साल में अगर गोल्ड 10% चला तो दैट मीन्स मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं। यस सो मैं इसलिए सिप को अच्छा मानता हूँ बिल्कुल। कि इट्स अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। सेविंग ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, Yes. डिसिप्लिन। और सेकेंडली, लोगों ने यार पैसा बनाया है। यस ठीक है ना। हालांकि मैं इसको गलत मानता हूँ, थोड़ा सा चैलेंज मानता हूँ कि सिप वाले दिखा देते हैं 1 साल में हमने 37% कमाया और 2 साल में 50% कमाया। यस लेकिन मैं सबसे ये कहता हूँ कि छोटे पीरियड में मत देखिए, खास तौर से कोविड के बाद वाला तो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि वी आर इन एन अनप्रेसिडेंटेड टेरिटरी। बिल्कुल कोई ऐसी दुनिया में कोई इतना बिजनेसेस नहीं चलने लग गए कोविड के बाद, तो ये कहीं ना कहीं एक बबल है, ये बस्ट जरूर होगा। अब वो 3 साल में हो 5 साल में, मुझे नहीं पता। मैं प्रेडिक्ट करूँ आपके चैनल पे? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो 4 चीज़ हो रही है। बिजनेसेस आर नॉट डूइंग वेल। सर, इस बात के लिए मैं करता हूँ और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अगर कभी भी किसी को ये देखना है कि इंडस्ट्री अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, उसका सबसे बड़ा एक गेज मीटर है गाड़ी। आप ऑटोमोटिव्स जो है, अगर आपको गाड़ी पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया है, धंधा नहीं है। समझ लीजिए कि मार्केट में बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल इज द फर्स्ट सेक्टर बिल्कुल विच रिप्रेजेंट्स। सेकंड सेक्टर जो है वो है रियल स्टेट। जब आपको रियल स्टेट वालों के फ़ोन आने शुरू हो जाएं कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, इसमें लगाओ, समझ लो धंधा नीचे है, इसका मतलब माल नहीं बिक रहा। यस थर्ड, गोल्ड ऊपर जाना शुरू हो जाए, समझ लो धंधे नहीं चल रहे हैं। यस अब आप बताओ सर। बिल्कुल, मैं ये बोल रहा था, बिजनेस नहीं चल रहे। जीडीपी ग्रोथ जो गवर्नमेंट डेटा दे रहा है उसमें डाउनफॉल है। यस। इन्फ्लेशन हाई है। टैरिफ कुछ भी गुंडागिरी कर सकता है। फॉरेन के पैसे निकल रहे। अब इंडिया में क्या हुआ, एक इंसाइट आपको देता हूँ। 20 करोड़ लोग नहीं आए जो ड्रीम 11 और ऐसे ऐप से बेट कर रहे, जिनके पास क्रेडिट कार्ड का एक्सेस है। और ये 20 करोड़ में से 5, 6, 8 करोड़ लोग ने SIP चालू किया, 500 का, 1000 का, 1500 का। ये SIP में इन्होंने जो रिटर्न्स देखे हैं, जब मार्केट गिरेगा तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो ये लोग पैनिक। खून के आंसू रोएंगे सर, खून के आंसू। और क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है, मैंने 2008 में जो SIP शुरू की थी, 8 से 16 तक SIP वाज ऑन नेगेटिव रिटर्न्स। यस पीपल हैव नॉट सीन दैट टाइम। मतलब पूरा दिन आप बैठे रहो, निफ्टी मुश्किल से 20 पॉइंट हिलती थी। यस और 2008 के क्राइसिस का Yes. मैं भी गुनहगार हूँ थोड़ा सा। मैं लीमन ब्रदर्स एम्प्लॉय था इसके लिए। बट लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी। तो फिर पैनिक सेलिंग होगा। Yes. और लोगों को जो इजी पैसे का आदत है ना, फिर SIPs भी बंद हो गए। तो ये पूरा ट्रिगर इफेक्ट, ट्रिगर इफेक्ट, ट्रिगर इफेक्ट,
एक बुरा बॉल आया, एक विकेट गया तो डिप्रेशन में 5 विकेट चले जाएंगे, और बिजनेसेस आर हाईली ओवर वैल्यूड। आप पी रेशियो देखो 100 150 डज नॉट मेक सेंस। इंडिया जैसे इन्फ्लेशन कंट्रीज में 150 का पी सस्टेन करना पॉसिबल ही नहीं अनलेस आप हाइपर ग्रोथ दे रहे हो। हाइपर ग्रोथ वाले बिजनेसेस है ही नहीं, यानी गिन के 20-25 है। तो स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है। स्टॉक मार्केट मेरा प्रेडिक्शन है 2025 से करेक्ट होगा, फॉरेन फंड्स निकलेंगे, मेक इन अमेरिका वापस चालू होगा बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, प्रेशर आएगा, ग्रोथ नहीं है, गाड़ियों की सेल नहीं है, और सब पे प्रेशर है। देखो अभी और एक कंपनी का अभी डीमार्ट का रिजल्ट आया, डीमार्ट वो टाइप का प्रॉफिट नहीं दे पाया, कितना अच्छा कंपनी है, वो टाइप का प्रॉफिट नहीं दे पाया, बोल रहे हैं हमको ब्लिंकिट जेप्टो डिस्टर्ब कर रहे हैं, डीमार्ट के शेयर्स गिर गए। तो हर कंपनी पे ये प्रेशर रहेगा कि हाई प्रॉफिट दो, और जब ये नहीं फूटेगा 1 2 3 4 बैड न्यूज़ आएगा, साइकिल इफेक्ट। आई प्रेडिक्ट एटलीस्ट 15 से 20% करेक्शन टिल मिड ऑफ 2025, ये मेरा रिसर्च है। दूसरा एक और चीज़ भी है, क्योंकि हम चर्चा करते हैं पैसे की। जी अमेरिका ने क्या किया है, यूएस ने, मतलब कोविड के बाद से मल्टीपल टाइम्स दे हैव प्रिंटेड द डॉलर्स। क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो उनके यहाँ क्या है कि पैसे की जो वैल्यू है वो डिवैल्यूएशन हो रहा है। बिल्कुल। इधर ब्रिक्स थोड़ा स्ट्रांग हो रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कह दिया कोई ब्रिक्स में नोट नहीं छपेगा, कोई ब्रिक्स की वो नहीं होगी, कोई अलग करेंसी नहीं आएगी। तो गोल्ड क्यों बढ़ रहा था? ब्रिक्स की वजह से बढ़ रहा था। Yes. तो अभी मुझे लग रहा है कि ये एक टॉपसी टर्वे टाइप की सिचुएशन आनी है, Yes. वेयर एवरीथिंग विल बी करेक्टेड। जो अभी ये हाइप सब चीज़ों की बनी हुई है, चाहे वो रियल स्टेट हो, गोल्ड हो, ऑटोमोटिव हो, क्योंकि कोविड से पहले मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि ये आप जब प्रीमियम लग्जरी कार्स लेने जाते थे जो 50 लाख से लेके 1 करोड़ के ब्रैकेट की होती हैं, जी वहाँ पे आपको आराम से 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता था, जो कि आज दोबारा शुरू होने लग गया है। Yes. कोविड के बाद से राइट फ्रॉम मारुति टू हुंडई टू महिंद्रा टू टाटा सारी गाड़ियां वेटिंग पे थी, जो कि अब फिर ईज ऑफ होके रेडी अवेलेबल हो रही हैं। Yes. तो इसका मतलब डिमांड इज स्क्वीजिंग। Yes. तो सब चीज़ में करेक्शन आएगा। Yes. मैं सब लोगों से कहता हूँ करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। पैसे पे सिट ऑन कैश इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड सिचुएशन। और म्यूचुअल फंड जो है बहुत ज़्यादा आप लोग जो वो कर रहे हैं, तैयार रहना। 4 साल हो सकता है रिटर्न ना दे, लेकिन हाँ बढ़ेगा ज़रूर। Yes. सिस्टम इन्वेस्टमेंट बंद मत रखो, स्लो एंड स्टेडी मैराथन रेस है। Yes. 2 इनसाइट्स दूंगा। जिसके पास क्राइसिस में कैश है वो करोड़पति है। क्राइसिस जब भी आता है, जिसके पास लिक्विडिटी है, प्रॉपर्टी आधे दाम में मिलती है सर, शेयर्स आधे दाम में मिलते हैं, बिजनेस आधे दाम में मिलते हैं। आप इमेजिन करो कोविड के टाइम पे हमने ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हमारे ग्रुप ने उठाई जो शायद 12-13 करोड़ की 3-4 करोड़ में उठाई। क्राइसिस में लोगों को पैसे चाहिए, हेल्थ केयर के लिए पैसे चाहिए। तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, एटलीस्ट 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो बेयर मिनिमम आप कैश में रखो, लिक्विड फंड्स में रखो, आरडी में रखो, एफडी में रखो। सेकंड, वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक ऐसा ऑडियंस है जो मुझे लगता है यंग इंडियंस है, दे आर लेजी, स्पेक्यूलेटिव, इजी प्रॉफिट, स्टॉक मार्केट लवर्स। ये ऑडियंस खून के आंसू रोएंगे। अब इजी कमाना नहीं रहेगा पैसा, स्टॉक मार्केट में भी मेहनत करना पड़ेगा, स्टिक करना पड़ेगा। और ये लोग को क्या हो गया दीपक साहब, 4 साल में मलाई खाने की आदत हो गई है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया, लेटेस्ट आईफोन आया। बशीष जी, वॉरेन बफे जो है वो अभी 20 to 25% कैश पर बैठे हैं कि जब करेक्शन आएगी देन ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट। सो आई थिंक कि ये जो है कैश पे बैठना इस टाइम इट्स बेटर ऑलवेज फॉर अनदर से 1 year। यस, 1-2 ईयर्स आप बैठो, मार्केट जिसे फॉल होता है आपको हीरे सस्ते भाव में मिलेंगे, उठा लो, वही आपको चमत्कार करके देगा, आप ऐसे कमा नहीं पाओगे। और जो मैं बोल रहा था, एक ऐसा ऑडियंस है कि दीपक साहब की ये लेज़ी इजी मलाई खाने वाला प्रॉफिट गोना ऑडियंस है, वो खून के आंसू रोएंगे। मालूम है क्यों? इन्होंने लास्ट 4 साल में इतने पैसे कमाए ना स्टॉक मार्केट से और ड्रीम 11 से, ये सब से। उन्होंने लेटेस्ट आईफोन लिया, अच्छी बाइक ले ली, बैंकॉक गोवा ट्रिप करने लग गए। अब 50,000 कमाने के लिए उनको इतना रगड़ना पड़ेगा, उनको जॉब जमता नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ही करना है, अय्याशी करनी है। ये लोग की हालत ख़राब होने वाली है। इसलिए प्लीज़ लाइफ में हार्ड वर्क के लिए, डिसिप्लिन के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आप एक बात देखिए, एक स्टैंडर्ड पर जब आप आ जाते हैं तो अपने आप को बिलो स्टैंडर्ड लाना भी बहुत डिफिकल्ट है। एंड द किड्स नाउ डेज दे डोंट हैव सो मच ऑफ मेच्योरिटी कि वो ये चीज़ सोचें कि भाई हमें अपने एक्सपेंसेस कट करके हमें सेविंग करनी है, बिकॉज उनको लगता है एक बैकअप प्लान तो है ही सबके पास। यस, तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ है।
इसमें जो डिसिप्लिन में रहेगा, जो सिंपल रहेगा, जिसके अननेसेसरी खर्चे नहीं है, वो सेविंग कर पाएगा, और जिसके पास लिक्विडिटी रहेगा वो राजा रहेगा, और जो ऐसे अय्याशी कर रहा है, जिसको सिर्फ शॉर्टकट चाहिए, वो खून के आंसू रोएंगे। तो टाइम विल टेल, देखते हैं। वशेष जी, ये अब बिल्कुल एक करंट टॉपिक पे बात करते बोलिए। हैं। आप जैसे आप यूएस में भी आपने जॉब जी। करी है और आप बहुत जगह जाते हैं। जी। आपका जैसे काफ़ी कॉलेजेस में आपने बताया कि आप एज अ स्पीकर जाते हैं, यू जी। टीच फैमिली बिजनेस एंड एवरीथिंग। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन बिटकॉइन और क्रिप्टो? आई थिंक अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। इट इज़ हियर टू स्टे, फ्यूचर है, ब्लॉकचेन इज़ हियर टू स्टे। ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है भाई साहब, कि ब्लॉकचेन पे रिलायंस फॉरेन फंड्स बेचता है। आपको फॉरेन में फंड्स आज बैंक के थ्रू भेजना पड़ता है, 3-4% कमीशन लगता है, ब्लॉकचेन में फ्री। लेकिन इसमें करप्शन के चांस नहीं बढ़ जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ब्लॉकचेन इज़ हियर टू स्टे। क्रिप्टो करेंसी इसके लिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि लोग डॉलर से अब हटना चाहते हैं, प्रिंटिंग से हटना चाहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऑल्टरनेटिव एसेट है। जो आपने कहा उसमें मस्ती के एलिमेंट भी आते हैं, जैसे टेररिस्ट है, ऑफ बैलेंस शीट करप्शन है, फाइनेंसिंग है। और भाई आप गवर्नमेंट के सामने लड़ नहीं सकते। गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, क्रिप्टो करेंसी करोगे तो हम TDS 30% ठोक देंगे। तो क्रिप्टो करेंसी अभी के लिए डेड है। फ्यूचर में शायद इंडिया में रिवाइव हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी इज हियर टू स्टे। हैविंग सेड दैट, कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसी वापस बबल, आपने एक कुत्ते का डॉज कॉइन बना दिया, ये बना दिया, उसका कोई भी वैल्यूएशन कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है वो भी आप स्पेक्यूलेट करिए, 5% डालिए। बट काफ़ी लोगों ने, यंगस्टर्स ने क्रिप्टो करेंसी में 10-10, 20-20 लाख डाले हुए हैं, और वो आज पछता रहे, कभी ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे। क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, दैट टाइम विल टेल। वशिष्ठ जी, आपने कहा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जी। एग्जैक्टली ये है क्या? क्योंकि अभी इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है, और अगर अवेयरनेस है तो एक पर्टिकुलर जनरेशन को है। लाइक इफ़ आई थिंक दीपक को है, बट दीपक की भी एज के बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है। जनरली ये 20 to 30 ईयर के सेगमेंट के लोगों को ज़्यादा पता है। तो इसकी अवेयरनेस कैसे क्रिएट करी जाए, एंड इज इट वर्थ क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस इन इंडिया? इनफैक्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट लेवल पे और बड़े बड़े कंपनीज के लेवल पे अडॉप्ट हो चुका है। ब्लॉकचेन का एडवांटेज क्या है, आज कैसा है कि आपके घर का कागज़ है, आपके पास एक कॉपी है, और गवर्नमेंट के दफ्तर में एक कॉपी है। समझो आपके घर में फ्लड्स आ गया, आग लग गया, आपका कॉपी खो गया, आप क्या करोगे? गवर्नमेंट के पास जाओगे। अभी गवर्नमेंट खाता 5 दिन में भी दे सकता है, या बोल सकता है नहीं है, आप क्या करोगे? ब्लॉकचेन में क्या होता है, दिस डेटा इज स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट इन अ सिक्योर मैनर, और सिर्फ एक एक जगह पे नहीं, हज़ारों लाखों सर्वर पे स्टोर होता है। तो जब आपको रिक्वायरमेंट है, आपके पास आपका एक यूनिक की होता है, ये टेक्नोलॉजी है। आप अपना प्राइवेट की डालेंगे, इंटरनेट अपना पब्लिक की डालेगा, आप बटन दबा दो, आपको आपका डॉक्यूमेंट मिल गया। जैसे बैंक लॉकर में होता है, उनका भी की होता है, हमारा भी की होता है, दोनों साथ जाएंगी तभी तभी खुलेगा। और ये लॉकर एक जगह नहीं है, ये लॉकर हर एक के CPU पे है, हर एक सर्वर पे है। यानी ये इतना सिक्योर है कि मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, करप्शन एलिमिनेट कर देगा। आपको पेमेंट भेजना है, आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाना है। इनफैक्ट कुछ कुछ म्यूनसिपैलिटीज़, इंक्लूडिंग आई थिंक चंडीगढ़ की म्यूनसिपैलिटीज़ ने पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया। इट इज़ फास्ट, एफिशिएंट, टैम्पर प्रूफ। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, वेब 3.0 फ्यूचर है। उसका एक एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी। उसका मतलब क्या है कि आज USA को जब मर्जी आए दीपक साहब नोट छाप देते, पूजा बेन, तो वो नोट छापने का कीमत नहीं है, क्योंकि वो गोल्ड का जो बैकअप था वो उन्होंने बंद कर दिया। आई थिंक 70s में उन्होंने ये स्टॉप कर दिया। तो आज वो चाहे जब इन्फ्लेशन $1 ट्रिलियन छाप के बांट दे, और पूरी दुनिया सफ़र करती है इसके कारण, इन्फ्लेशन हाई रेट। तो ये फॉर्मल इकोनॉमी में बैंक सब कंट्रोल करते हैं, इतना इंटरेस्ट लेंगे, इतना कमीशन लेंगे। तो पैरेलल इकोनॉमी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ था। उसका आइडिया क्या है कि नंबर ऑफ करेंसी दैट कैन बी माइंड इज लिमिटेड। आप इन्फाइनाइट करेंसी छाप नहीं सकते। पहले हर 2 दिन में एक कॉइन आता था, अब 6-6 महीने लगते हैं माइंड करने को, एक कॉइन करने के लिए। यानी समझो पूरे सर्कुलेशन में फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की करेंसी है, तो ये कंट्रोल्ड करेंसी है, इस पर अननेसरी इन्फ्लेशन, फालतूगिरी होगा नहीं। तो क्रिप्टो करेंसी हियर टू स्टे। इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर क्यों नाराज़गी जताई? क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी टैक्स एविजन के लिए यूज़ करते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स है, करप्शन है, टेररिस्ट है, वो क्रिप्टो करेंसी से पैसे घुमाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इसको डायरेक्टली बैन तो नहीं कर सकते, पूरी दुनिया इस पर डिपेंड करती है, हम 30% TDS ठोक देंगे। तो भाई क्रिप्टो करेंसी कोलैप्स हो गया। लेकिन फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का स्ट्रॉन्ग है, और गवर्नमेंट भी चाहता है डिजिटल इकोनॉमी हो। कितने फ़ायदे हैं, करप्शन निकल जाएगा। अगर आपके पास रुपये ही नहीं है, कॉइन्स ही नहीं है, आज देखो साधारण ठेला वाला आदमी भी UPI करता है, QR कोड है, टैक्सी वाले के पास भी QR कोड UPI है।
तो डिजिटल इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट ने CRBT यानी सेंट्रल रुपी, डिजिटल रुपी निकाला है। वो भी अपना खुद का एक क्रिप्टो करेंसी निकाल रहे हैं। तो धीरे धीरे वो उसको पुश करेंगे। आई प्रेडिक्ट अगले 5 साल में इंडिया का 70% ट्रांजैक्शन डिजिटल होगा। और वो अच्छा ही है, क्योंकि आपको डेटा मिलता है, करप्शन कम होता है, टैक्स एविजन कम होता है। लेकिन मेरे ख्याल से 70% तो अभी भी होगा, क्योंकि वेन एवर यू सी, मतलब बारकोड तो हर कोई लेके चल रहा है। यस, बिल्कुल। लेकिन जो हाई लेवल ट्रांजैक्शन है अभी भी कैश करेंसी सर्कुलेशन में है। और मोदी गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, 2000 का नोट बंद कर दिया। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड 1-2 साल में 500 का नोट बंद कर दे, 200 का नोट बंद बिल्कुल कर नहीं दे। होना चाहिए 500 का नोट बंद। मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल होना चाहिए, 500 का नोट बंद होना चाहिए। उसके रीज़न है कि आपको 1000-2000 का जो छोटा मोटा है वो आप 100-200 रुपए के नोट में कर दीजिए। बड़ा ट्रांजैक्शन है वो UPI या NEFT से ही करिए, तो आप इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाएंगे। सब लोग टैक्स भरेंगे। तो आज जो आप और मैं 30-40-50% टैक्स, 18-28% GST भर रहे हैं, वो फ्लैट 10% पे आ जाएगा और सबका फायदा होगा। बट उसके लिए तो मेरे ख्याल से करप्शन पूरा ही खत्म होना पड़ेगा, बिकॉज टैक्सेस जो हम भरते हैं वो कितना ऑप्टिमम मैं यूटिलाइज होता है। आपको एक चीज़ बोलता हूँ, It's a हमारे पूजा में हमारे कल्चर में ही करप्शन है। इंडिया से करप्शन कभी जाएगा ही नहीं। हमारे कल्चर में करप्शन है। आपका कल एग्जाम है, आपने पढ़ाई नहीं की, आप भगवान को करप्शन देते हो कि हे भगवान मुझे पास करा दे, मैं 16 सोमवार व्रत रखूंगा, मैं आपका पूजा लगाऊंगा। ये करप्शन तो हुआ। हमारे कल्चर में ही करप्शन है। जब तक हम ये बाबूडम को ख़त्म नहीं करते, बाबूडम का यानी मैं साइन नहीं करूंगा, मेरे पास पावर है, 10 चक्कर नहीं कराते, और जब तक डिजिटल टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग अप्लाई नहीं होता कि भाई मुझे कागजात चाहिए, मैंने कंप्लेंट रेज किया, 7 दिन में इसका जवाब दो, नहीं तो इसकी नौकरी जाएगी। ये जब तक डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी आप नहीं लाते, करप्शन कम नहीं होगा। आज भी USA में करप्शन है, लेकिन मालूम है कहाँ पे? टॉप लेवल डील्स पे। आम आदमी को करप्शन फेस नहीं करना पड़ता। मेरा यही प्रेडिक्शन है इंडिया में कि जितना डिजिटल पुश होगा, करप्शन टॉप लेवल पे होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे होगा, बड़ी डील्स पे होगा, विच इज़ ह्यूमन नेचर। लेकिन साधारण आदमी करप्शन फ्री जी पाएगा। पशेश जी, इस पर एक मेरे पास एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जो आपने कहा कि इकोनॉमी हमारी डिजिटल होती जाएगी, जी। जैसे अभी हम क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं, तो जी। हमारे पास एक प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड रहता है जो हम यूज़ करते हैं। पीछे आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ अ कंपनी, आई अप्लाइड फॉर अ डिजिटल कार्ड। जी। ठीक है, डिजिटल कार्ड अप्लाई किया, उससे मैंने कुछ पेमेंट्स करी। जी। तो आप बताइए इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? वो पेमेंट हो गई, जब उसकी ड्यू डेट आई, उस ड्यू डेट से लाइक 3-4 डेज पहले मैंने उसमें पेमेंट करने की कोशिश करी और वो पेमेंट फेल हो जाती थी, राइट, दिखाता था। एक दिन आया कि वो पेमेंट प्रोसेस हो रही, हमें लगा वो पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी, वो फेल हो गई। ऐसा एक बार नहीं 3-4 बार हुआ, और हमने स्क्रीनशॉट लिया कि हमने ड्यू डेट पर कर दी थी, बट वो अमाउंट थोड़ी बड़ी थी, तो नेक्स्ट मंथ मेरे पास उसका इंटरेस्ट चार्ज लग के आ गया। उसके बाद हमने उस पर कई बार मेल करी कि भाई हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, वी हैव, हमारी ये पेमेंट जो है वो हुई ही नहीं थी, उसमें हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है, बट मेरा क्रेडिट स्कोर उसकी वजह से ख़राब हो गया, बिकॉज इंटरेस्ट लग के आया। तो मेरा क्रेडिट स्कोर और ख़राब ना हो, तो मैंने उस पर पेमेंट करके जो भी चार्जेस थे वो पे करके बेमन से, कि अब कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बट अभी भी मैं उस चीज़ को डील नहीं कर पा रही, पर मैंने कार्ड क्लोज नहीं किया। स्टिल आई ट्राइड कि एक बार मेल करती हूँ, तो उन्होंने ये बोला अब तो आपने चार्जेस पे कर ही दिए हैं, तो अब कोई मतलब नहीं बनता, अब तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। तो हमने फिर मेल किया कि प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई थी, वो हमारा क्रेडिट स्कोर ना खराब हो इस वजह से हमने कर दिया। बट इस चीज़ को अब कैसे डील किया जाए? वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम देम। नहीं, सिंपल। आई थिंक अगर कंपनी ऐसा है तो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने पे आप लोग का तो रीच अच्छा है, यू कैन रेज हल्ला एंड रेज कंसर्न्स। और अगर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आते सर हैं, पर ये लगता है ना कि हम कंसर्न तो रेज कर दें, बट द पॉइंट इज के दुश्मन कई होते हैं भाई, हम एक अमाउंट के लिए क्यों हम अपना तो प्रॉब्लम क्रिएट करें? आप ये छोड़ दो, यहाँ पे बहुत क्लियर है, उनका एक ग्रीवियंस सेल होता है। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी, आप सर्च कर लो, अगर ये कंपनी बहुत लोगों के साथ कर रहा है, आप वो कंपनी से डील मत करो। वन टाइम एक लेसन हो गया, एक तमाचा खा लिया और बंद कर दो। अगर वन ऑफ इंसिडेंट होता है विच इज़ अ रेयर केस, तो आप गम खा के भूल जाओ। आई थिंक लाइफ में टाइम एंड एनर्जी, पीस ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट। 5-10 हज़ार नुकसान हो गया, गम खा के भूल जाओ, लेसन लर्न। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा प्रिंसिपल है, फाइट करना है, तो एक्चुअली RBI ओम्बड्समैन और कस्टमर केयर, ये दोनों के वेबसाइट्स गवर्नमेंट के फैंटास्टिक है। मैंने खुद ने यूज़ किया हुआ है, 3 दिन में जवाब आता है। क्या साइट है? एक RBI का ओम्बड्समैन है, यानी आप अपने बैंक के पास जाइए, वहाँ पे ग्रीवियंस ऑफिसर करके रहेगा, उसको मेल लिखिए, वो जवाब नहीं देता है तो आप RBI के वेबसाइट पे जाइए और पूरा डिटेल ईमेल करिए, 3 दिन 7 दिन के अंदर जवाब आएगा। सेकेंड इज कस्टमर कंप्लेंट, जैसे हम बोलते हैं ना कि कस्टमर अपने राइट्स जानो, कस्टमर अपने कंप्लेंट, तो एक कस्टमर राइट्स फॉरम होता है, कंज्यूमर राइट्स फॉरम, उसके वेबसाइट पे आप जाइए,
आपको एक फ्री कंप्लेंट रेज करने का मौका रहेगा और आप सामने वाले आदमी का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालिए, 7 दिन में जवाब आएगा। हमारे कुछ कुछ व्यवस्था बहुत अच्छे है, हमको अवेयरनेस नहीं है इसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। आप अवेयर करिए, आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मिलेगा 100% मिलेगा। एंड आई विल श्योरली ट्राई, क्योंकि मैं उन प्रिंसिपल्स में से हूँ कि भाई मैं क्यों लॉस लूँ जबकि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। यस, क्योंकि अगर ऐसे ही लेते रहे लॉस तो आगे जाके ये चीज़ें बढ़ेंगी। हो जाएगा, ठीक है। यस, बिल्कुल जी। दीपक जी हंस रहे। क्योंकि दीपक जी ने इंटरेस्ट पे किया है। अच्छा, इसके लिए अब काफ़ी चर्चा हुई, जी वापस आते हैं अपने स्टॉक मार्केट पर। बिल्कुल और बस एक क्विक लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सर, फिर उसके बाद इस सभा को विराम देंगे। बिल्कुल। और आशा करता हूँ कि आज की डीप टॉक सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी जी। चलिए, तो मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या कंपनीज हैं या बिजनेसेस हैं जो आने वाले 3 से 5 साल के लिए हमारी अगर ऑडियंस इन्वेस्ट करती है तो उनको दे कैन गेट ए फैंटास्टिक रिटर्न बिल्कुल एंड दे गेट ए वैल्यू, मतलब इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएँ और रिटर्न ऐसी हो जो wealth मतलब बना उन्हें मजा वेल्थ जनरेशन कर सकें। अगर कोई आप ऐसे स्टॉक्स बता सकें जो 10x 20x 100x हो सकें, तो इफ़ यू कैन गाइड अस अबाउट दैट। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग एंड टाइमिंग इज़ ऑल अबाउट नेटवर्क। जैसे मैं काफ़ी कंपनीज का आईपीओ निकालता हूँ, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज जब वो आईपीओ लॉन्च कर रहा है, प्री आईपीओ पे आप लॉन्च करिए। 5x 10x बहुत नॉर्मल है। एक छोटा सा नाम देता हूँ, वारी एनर्जीज लिस्टिंग हुआ जब 1 साल पहले हमारे प्राइवेट ग्रुप में नेटवर्किंग में हमको अपॉर्चुनिटी आया, तो जो लिस्टिंग प्राइस था उससे बहुत कम कुछ लोगों ने उसे उठाया। तो इसमें रिस्क भी है, रिवॉर्ड्स भी है। बट अभी आप बोलोगे दीपक सर कि ये नेटवर्क सबके पास है नहीं, ये इन्फॉर्मेशन सबके पास है नहीं, तो आप अपने ग्रो पे, जीरोधा पे, अप स्टॉक्स पे या कोई भी आप 3-4 कंपनीज ढूंढ लो। मैं एक आपको हिंट भी देता हूँ, एक जिसके पास गारंटेड अगले 5 साल 6 साल का काम हो। अगर ऐसा कोई कंपनी है कि गारंटेड काम है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो उसका स्टॉक ले लीजिए। मतलब ऑर्डर बुक बढ़िया हो, ऑर्डर बुक बढ़िया हो, कंसिस्टेंट हो। एक उदाहरण देता हूँ, प्रोटीन करके एक स्टॉक है, गवर्नमेंट का पैन कार्ड का काम, आईटी वेरिफिकेशन का काम, डिजिटल का काम उनके पास है। उनके पास अगले 5 साल 6 साल का काम है। इनफैक्ट उन्होंने 1200 इंजीनियर्स हायरिंग कर रहे हैं, यानी ग्रोथ स्टॉक है। तो ये इन्फॉर्मेशन सबको पता चले उससे पहले थोड़ा आप वहाँ पे इन्वेस्ट करके भूल जाओ। बाकी मैं एक फ़िलोसफी फॉलो करता हूँ और मुझे ये फ़िलोसफी बहुत पसंद आता है। हर सेक्टर में, जो भी सेक्टर हो, आप रियल एस्टेट ले लो, केमिकल ले लो, बैंकिंग ले लो, जो भी मार्केट लीडर है और वो हर साल ग्रो कर रहा है, जैसे HDFC नहीं, ICICI। मैं ICICI बैंक को इसके लिए पसंद करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है HDFC बैंक थोड़ा कंफर्ट जोन में चला गया। उसको बहुत सारे RBI से फटके भी पड़े कि भाई तेरा क्रेडिट कार्ड तू नया डाल नहीं सकता, तेरा वेबसाइट में एरर है, थोड़ा एरोगेंट है। ICICI बैंक बहुत हंगरी है, IDFC बैंक बहुत हंगरी है। तो जिनमें हंगर ज़्यादा है, जो ग्रो कर रहे हैं और जिनके पास ज़्यादा डेट नहीं है, जिनके पास मार्जिन अच्छा है, वो शेयर्स को अक्यूमुलेट करो। और मैं एक लास्ट टिप बोलता हूँ, रियल स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है रियल, तो आप फल नहीं खा पाएंगे। मैं उदाहरण देता हूँ, दीपक साहब और भाभी, आपको एक पूछता हूँ, पेड़ लगाने का सबसे बेस्ट समय क्या है? जब ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, आपको क्या लगता है सर, व्हेन टू प्लांट अ ट्री? पेड़ कब लगाना चाहिए? जब सिचुएशन अच्छा हो। मेरा मानना है 20 साल पहले। 20 साल पहले पेड़ लगाते तो आज आम मिलता, आज आप खा सकते। वैसे इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन का गेम है, आप डालते जाइए। कुछ गलत डिसीजंस होंगे, कुछ सही होंगे, लेकिन 20 साल बाद जो उसके स्टॉक्स, उसका डिविडेंड, उसका स्प्लिट होगा, वो जीतेंगे, बच्चे फ़ायदा उठाएंगे। बच्चे फ़ायदा उठाएंगे। और इट्स ओके, आपको धीरे धीरे आप ये समझे कि ये 5,000 रुपया मैं उड़ा देता, वो मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टॉक में डाल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, और वो डाल के भूल जाना चाहिए। मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है, द मोर टाइम यू चेक द प्राइजेस, लेसर विल बी योर वेल्थ क्रिएशन। जो इंसान दिन में 5-5 बार, जो पैसिव इन्वेस्टर है और 5-5 बार चेक करता है ना कि स्टॉक का क्या हुआ, ऊपर हुआ, नीचे हुआ, वो पैसा नहीं कमाएगा। जो इंसान अच्छे कंपनी को लेगा कि भाई 3 साल अच्छा है, लेके भूल जाओ, महीने में 3 महीने में एक बार चेक करो, डिसीजन लो, वो आदमी कमाता है। सो द मोर टाइम यू चेक द प्राइसेस, ज़्यादा बर्बाद हो गए। एक सिंपल सा स्टोरी बोलता हूँ। एक आदमी ने एक स्टूडियो पे कॉल किया था दीपक भाई, आपके इस एक्सपर्ट को, और बोलता है कि मेरे दद्दू मर गए और दद्दू के पास अब MRF के कुछ शेयर्स है, तो ये शेयर्स कितने की कीमत के? तो बोलता है भाई MRF आज 65,000 के। बोला यार मेरे दद्दू ने तो 10 रुपये में लिए थे। दिस इज हाउ एक्चुअल वेल्थ इज मेड। तो आप सिस्टमैटिकली आप स्टॉक्स लो, लेके भूल जाओ, तो रियल वेल्थ बनेगा। और अगर आप 4 साल 5 साल 6 साल कर रहे हो, तो आई बिलीव कि आप डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा इंडेक्स फंड्स ले लो, सिल्वर ETF ले लो, गोल्ड ETF ले लो, निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लो, उसमें आपको ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा आएगा। बाकी अच्छे शेयर्स लेके आप भूल जाओ, वहाँ पे रियल वेल्थ बनेगा।
आशीष जी, इसमें बीच में एक क्वेश्चन, बोलिए। सिल्वर ETF इज बेटर और गोल्ड ETF? दोनों में लो। लेकिन अगर किसी को एक में करना हो तो? सिल्वर का 10 टाइम्स पोटेंशियल है ग्रो करने का। गोल्ड विल इंक्रीज। हिस्टोरिकली गोल्ड इज अ सेफ रिजर्व। जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है, क्राइसिस होता है, वॉर होता है, पीपल बाय गोल्ड। लेकिन सिल्वर का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल यूज भी है उसका। इंडस्ट्रियल यूज, आप देखो AI में, कंप्यूटर में, चिप में, गाड़ी में सिल्वर का यूज है। माई प्रिडिक्शन इज सिल्वर विल गो 3x फ्रॉम वेयर इट इज नाउ इन द नेक्स्ट 2 years, 3x। तो सिल्वर, मैं तो दोनों करता हूँ, आप सिल्वर ETF ले लीजिए। तो आज का डिस्कशन हम अब यहाँ एंड करते हैं। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट थे आज बशेष जी थे, जिन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया, कहीं बिजनेस के बारे में बताया, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो बताया, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है वो बताया। अगर हमारी ऑडियंस इसमें कमेंट करेगी पार्ट 2, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अपने और बिजनेस आइडियाज़ लेकर आए और हमारी ऑडियंस को गाइड करें कि मनी कैसे बनाई जाती है। आज जो इन्होंने स्टॉक्स बनाए, अगर आपने पूरा आराम से देखा है तो पार्ट 2 प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि ये दोबारा आए और हमें फिर एक नई नॉलेज दे। थैंक यू बशेष जी, थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो। प्लेजर एंड प्रिविलेज, थैंक यू। तो दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि आज बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और बहुत सारी नॉलेज बशेष जी ने हमारे साथ शेयर करी। अगर आपको इसमें कुछ भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। मैं और इनकी टीम या ये खुद कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के जवाब दे सकें, ताकि कोई भी कमेंट जो है वो अनआंसर्ड या अनरिप्लाइड ना रह जाए। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम पार्ट 2 भी बनाएं, तो जैसा पूजा जी ने कहा, कमेंट करिए पार्ट 2, हम लोग ज़रूर बनाएंगे पार्ट 2। बशेष जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा आइए बॉम्बे से नोएडा हमारे स्टूडियो में और हमारे को और नॉलेज दीजिए, क्योंकि ये नॉलेज का भंडार हैं, समुद्र हैं, इनसे तो जितनी बाल्टी हम निकालते जाएं उतना कम है। और सबसे बड़ी मज़े की बात, रहते भी ये नारेमन पॉइंट पे है, तो इनके तो बिल्कुल घर के सामने ही दरिया है। तो हमारे को समुद्र मिला है, इसका हम जितना फ़ायदा उठा सकें उतना कम है। बाकी कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए डीप टॉक्स फॉर सच इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स। थैंक यू, नमस्कार।